ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। इस वीडियो में हम बेवल मॉडिफायर के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप ब्लेंडर ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपको बेवल मॉडिफायर का यूज करना है तो सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक मॉडिफायर्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है और ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करना है। यहाँ आपको एक बेवल मॉडिफायर का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट साइड से कुछ फ्लैट हो चुका है। तो अगर आप देखें यहाँ पे देखिए बेवल मॉडिफायर की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को राउंड बना सकते हैं। बेवल मॉडिफायर में यहाँ पे आपको देखिए कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। हम एक एक करके इन ऑप्शंस को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। इन ऑप्शंस के बारे में मैंने एपिसोड नंबर 12 में डिटेल में बता दिया है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको विड्थ टाइप का दिख रहा है। इसमें यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑफसेट है। तो ऑफसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट और सेगमेंट्स दो ऑप्शंस दिखेंगे। तो अगर हम इसके अमाउंट को बढ़ाएंगे, अगर हम इस पे लेफ्ट क्लिक करके इसे आगे की ओर मूव करें तो आप देखेंगे कि ये हमारे ऑब्जेक्ट के उतने ज़्यादा एरिया को बेवल करते जा रहा है। तो हमें इस ऑब्जेक्ट के जितने एरिया को बेवल करना है हम इसे उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको सेगमेंट्स का दिख रहा है। अगर हम इसे यहाँ पे इंक्रीज करें तो आप देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कॉर्नर से उतना ज़्यादा स्मूथ होता चला जा रहा है। हम जितना ज़्यादा सेगमेंट बढ़ाएंगे ये उतना ज़्यादा यहाँ पे एजेस को बढ़ा करके उसे स्मूथ बना देगा। तो सेगमेंट्स की मदद से हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पे इसके विड्थ को देखें तो हम इसके विड्थ को भी इसी तरीके से बेवल कर सकते हैं और इसी तरीके से हम इसके डेप्थ को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और उसे बेवल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको परसेंट का दिखेगा। अगर हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक विड्थ परसेंट का ऑप्शन दिखेगा। इसकी मदद से हम जितना परसेंट चाहे उतने परसेंट अपने ऑब्जेक्ट को बेवल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम विड्थ टाइप की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को बेवल कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिमिट मेथड है। देखिए लिमिट मेथड की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट में एक लिमिट लगा सकते हैं कि हमें उतने ही पोर्शन को बेवल करना है। जैसे अगर हमें इस पूरे ऑब्जेक्ट के सिर्फ एक एज को बेवल करना है या किसी वर्टेक्स ग्रुप को बेवल करना है या किसी एंगल पे ऑब्जेक्ट को बेवल करना है, तो इस तरीके की लिमिट हम इस ऑप्शन के जरिए लगा सकते हैं। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, एंगल, वेट और वर्टेक्स ग्रुप। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वेट के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए जैसे ही हमने वेट पे क्लिक करा तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से बेवल हट चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एंगल पे क्लिक करके दिखाऊं या वर्टेक्स ग्रुप पे क्लिक करके दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बेवल हुआ है, लेकिन जैसे ही अगर हम यहाँ पे वेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बेवल हट चुका है। तो इसका यूज करने के लिए हमें टैब क्लिक करके पहले एडिट मोड में जाना है और यहाँ से एजेस को सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें किसी भी एक एज को सेलेक्ट करना है और एन प्रेस करना है। तो देखिए जैसे ही हम एन प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी विंडो का एक ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको यहाँ आइटम पे क्लिक करना है। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको एक बेवल वेट का ऑप्शन दिखेगा। तो इसकी मदद से हम इस एज को बेवल करेंगे। तो देखिए ये 0 से 1 तक परसेंट के हिसाब से काम करता है। जैसे अगर हमें इस एज के 20% एरिया को बेवल करना है तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे 0.2 डालेंगे। जैसे अगर मैं इसे यहाँ पे इंक्रीज करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एरिया बेवल हो रहा है। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे मान लीजिए अगर 0.10 डाल देते हैं यानी 10%, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने इसके एरिया को 10% बेवल करा है। अब अगर हम इसके अमाउंट को यहाँ से बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 10% के हिसाब से ही उस एरिया को बेवल कर रहा है। अब वेट की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही हम किसी और एज पे सेलेक्ट करेंगे, अगर मैं आपको इस पे सेलेक्ट करके दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे बेवल वेट फिर से 0 हो चुका है। यानी हम ऑब्जेक्ट के हर एजेस को अलग अलग तरीके से बेवल कर सकते हैं। अब अगर इसे हमें 50% बेवल करना है तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को 0.5 डालेंगे। तो आप देखेंगे कि इसने इसे 50% के हिसाब से बेवल कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके अमाउंट को काफी ज्यादा बढ़ाया हुआ है। अगर हम इसे यहाँ से कम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट को बेवल कर रहा है। तो इस तरीके से हम वेट का यूज करते हैं। अब मैं आपको वर्टेक्स ग्रुप के बारे में बताऊंगा। तो इस पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें इस प्रॉपर्टी विंडो को क्लोज कर देना है। तो हम एन प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। देखिए वर्टेक्स ग्रुप की मदद से हम इस ऑब्जेक्ट के कुछ वर्टेक्स का ग्रुप बनाकर सिर्फ उतनी एरिया को बेवल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे वर्टेक्स को सेलेक्ट करना है। देखिए हम एजेस सेलेक्ट करके भी वर्टेक्स ग्रुप बना सकते थे। तो अभी हमने वर्टेक्स सेलेक्ट करा है तो हम शिफ्ट प्रेस करके पहले इन चारों वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें इन वर्टेक्स का ग्रुप बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको देखिए डेटा प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ वर्टेक्स ग्रुप का एक ऑप्शन है, इसमें आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। तो अभी इन वर्टेक्स का यहाँ पे एक ग्रुप बन चुका है। हम इसे मान लीजिए टॉप नाम दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें असाइन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप असाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वर्टेक्स का एक ग्रुप बन चुका है। अब हम वापस से अपने मॉडिफायर वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए वर्टेक्स ग्रुप का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके आगे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक टॉप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ
यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वर्टेक्स ग्रुप बेवल हो चुका है। तो इस तरीके से अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट में किसी एक पार्ट को बेवल करना है तो हम उसका वर्टेक्स ग्रुप बना करके उसे बेवल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अमाउंट वगैरह को भी इसमें चेंज कर सकते हैं और इसमें सेगमेंट्स को भी बढ़ा या घटा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब हम एंगल के बारे में जानेंगे। तो इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ एंगल पे सेलेक्ट करते हैं। इसके अमाउंट को भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, कुछ इतना। तो देखिए, एंगल के बारे में जानने से पहले हम इसके कुछ फेसेस को डिलीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पे कर्व है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे भी आपको ये 90 डिग्री ही दिखेगा। अब मैं आपको एंगल का यूज़ दिखा देता हूँ। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे इस एंगल को बढ़ा करके इसकी वैल्यू को 89 कर दें और एंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अभी भी उसी तरीके से बेवल हुआ पड़ा है। लेकिन जैसे ही हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे 90 करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये बेवल हट चुका है। यानी हमने इस ऑब्जेक्ट में 90 डिग्री का एक लिमिट लगा दिया है। अब इससे होगा ये कि इस ऑब्जेक्ट में जितने भी कर्व हैं उनमें से जो 90 डिग्री के ऊपर होगा सिर्फ वही बेवल होगा। हो सकता है आपको ये अभी समझ ना आया हो, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। तो इसके लिए हम इस ऊपर वाले फेस को थोड़ा सा रोटेट करके इसके इन दोनों के बीच के एंगल को थोड़ा और बढ़ाएंगे। और एक बात और है कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, क्योंकि अभी ये 90 डिग्री है, ये तो हमें समझ आ रहा है। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट पता करना है कि ये कितने एंगल पे है तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मेजरमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे एज एंगल, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे टिक करेंगे इसके बाद आप किसी भी एज को सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ से एज पे सेलेक्ट करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप नीचे वाले एज को देखें तो इस पे भी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हम इस फेस को रोटेट करेंगे और इन दोनों के बीच के एंगल को और बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम इस एज को सेलेक्ट करेंगे और जी प्रेस करके इसे मूव करेंगे नीचे की ओर। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे 104 डिग्री हो चुका है। एक बात और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही हमने इसके एंगल को यहाँ से बढ़ाया, इन दोनों के बीच के एंगल को, तो आप देखेंगे कि ये एरिया भी बेवल हो चुका है। वहीं अगर आप नीचे वाले एरिया को देखेंगे तो ये अभी भी उसी तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिमिट लगाया हुआ है 90 डिग्री का। तो इस तरीके से अगर हमारे ऑब्जेक्ट में कई सारे एंगल पे कर्व हैं तो उसमें हम एंगल का लिमिट लगा करके अपने ऑब्जेक्ट को बेवल कर सकते हैं। तो अभी हमने लिमिट मेथड को भी अच्छे से जान लिया। अब हम इसे ए प्रेस करके यहाँ से डिलीट कर देंगे और टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और यहाँ पे एक नया मेश ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें बेवल मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। तो हम इसके अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसके सेगमेंट्स को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब हम यहाँ प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। तो जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक तो सुपर इलिप्स है और दूसरा कस्टम। सुपर इलिप्स में यहाँ पे आपको एक शेप का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे अभी ये बाय डिफॉल्ट 0.5 पे सेट है। अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ से बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट के शेप को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सुपर इलिप्स का यूज करते हैं। तो अभी हम इसे यहाँ पे 0.5 डाल देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन कस्टम का दिखता है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक चार्ट दिख रहा है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बेवल टूल में भी डिटेल में बताया था। इस चार्ट की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को कस्टम तरीके से बेवल कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको इसका यूज करके दिखाऊं तो आपको देखिए यहाँ पे माउस पे अपने लेफ्ट क्लिक करना है। तो आप देखिए जैसे जैसे इस चार्ट को मैनेज करेंगे आप देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट उसी तरीके से बेवल होगा। तो इस तरीके से आप कस्टम तरीके से अपना शेप क्रिएट करके उस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को बेवल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स भी दिखते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं तो आपको एक स्टेप का ऑप्शन दिखेगा। अगर हम इस पे क्लिक करें और यहाँ पे इसके सेगमेंट्स को बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे स्टेप्स बने हुए दिख रहे होंगे। आप इसे भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं चार्ट के थ्रू। तो आप देखेंगे ये शेप चेंज हो चुका है इसका। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ और प्रीसेट दिखेंगे, जैसे सपोर्ट लूप्स का एक आपको प्रीसेट दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्राउन मोल्डिंग का एक ऑप्शन दिखेगा। अगर आप इसे देखें तो ये कुछ इस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट को बेवल कर देगा। तो इस तरीके से आप कस्टम तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को बेवल कर सकते हैं। तो अभी हम वापस सुपर इलिप्स पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको ज्योमेट्री का दिखेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे दो ऑप्शन, मीटर आउटर और इनर का ऑप्शन दिखता है। तो अगर हम मीटर आउटर के सामने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए तीन तरीके के शेप आपको यहाँ पे दिखेंगे। पहला है शार्प, दूसरा पैच और तीसरा आर्क। अब मैं इन तीनों का शेप आपके सामने स्क्रीन पे दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि शार्प जैसे किस तरीके का नुकीला होता है और पैच नुकीला भी होता है और राउंडिस भी होता है और आर्क शेप थोड़ा राउंडिस होता है। अब इनका यूज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस बेवल को यहाँ से हाइड करेंगे और टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए सारे एंगल्स दिख रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हमें इसके ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से फेसेस सेलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। अब हम आई प्रेस करेंगे और इसे इंसर्ट करेंगे
और ई प्रेस करके इसे एक्सट्रूड कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको इंसेट और एक्सट्रूड टूल को डिटेल में जानना है तो आप हमारा एपिसोड नंबर 3 देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इन दोनों टूल्स के बारे में डिटेल में बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी हम टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और यहाँ पे इस बेवल मॉडिफायर को अनहाइड कर देंगे। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये एक ऐसा शेप दिख रहा है। अगर आप इसे चारों तरफ से देखें तो ये चारों तरफ कुछ ऐसा ही शेप बना हुआ है। अगर मैं वायरफ्रेम मोड में आपको जाके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का शेप बना हुआ है। अगर आपको याद हो तो मैंने इसी तरीके का आपको शार्प का शेप भी दिखाया था। तो ऐसा ये यहाँ पे इसीलिए बना हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे शार्प सेलेक्ट किया हुआ है। तो अगर हमें इसके शेप को यहाँ से चेंज करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पैच पे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने पैच पे सेलेक्ट करा तो ये कुछ इस तरीके का शेप हमारा बन चुका है। अगर मैं आपको शेडिंग मोड में जाके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि अभी हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब अगर हमें इसे यहाँ पे बिल्कुल राउंडिश बनाना है तो हम यहाँ पे मीटर आउटर में जाके आर्क को सेलेक्ट करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि ये आर्क के शेप में कर्व हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे शेडिंग मोड में जाके दिखाऊं तो आप देखेंगे अभी ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो इस तरीके से हम इन ऑप्शंस की मदद से अपने ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक इनर का ऑप्शन दिखता है। अगर मैं इसके बारे में आपको दिखाऊं तो सबसे पहले हम वायरफ्रेम मोड में जाएंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इनर वाले ऑप्शन में जाके आर्क पे सेलेक्ट करूं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर का जितना भी एरिया था वो राउंडिश हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसके इनर और आउटर दोनों पार्ट की ज्योमेट्री को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके स्प्रेड को भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम इसे यहाँ से इंक्रीज करके देखें तो आप देखेंगे कि ये और ज्यादा राउंडिश होता चला जा रहा है। अब अगर हम शेडिंग मोड में जाके देखेंगे तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो इस तरीके से हम इनर और आउटर का यहाँ पे यूज करके अपने ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन का दिखता है। अगर मैं वायरफ्रेम मोड में जाके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि जिन जिन एरियाज में एजेस इंटरसेक्ट हुए हैं यानी आपस में मिले हुए हैं, जैसे ये एरिया हो गया और ये एरिया हो गया, तो इन एरियाज को हम यहाँ पे इंटरसेक्शन की मदद से मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस ग्रिड फिल को यहाँ से कट ऑफ कर दें तो आप देखेंगे कि जितने भी इंटरसेक्ट वाले एरिया थे वो सभी अब कट चुके हैं। अगर हम शेडिंग मोड में जाके देखें तो आप देखेंगे कि वो पार्ट्स अभी यहाँ से गायब हो चुके हैं। अब अगर हम इसे वापस ग्रिड फिल कर देंगे तो ये फिर से उसी तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्री का यूज करते हैं। अब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको शेडिंग का दिखेगा। तो देखिए शेडिंग का ज्यादातर यूज हम ऑब्जेक्ट्स को कलर करते टाइम करते हैं और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मटेरियल इंडेक्स है। तो इसे जानने के लिए हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे। तो एक्स प्रेस करके हम इसे डिलीट करेंगे और यहाँ पे एक नया क्यूब ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें बेवल मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। अब हम इसके अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा करके इसके सेगमेंट को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो अभी हमें शेडिंग के बारे में जानना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए मटेरियल इंडेक्स की मदद से हम इन बेवल हुए पार्ट्स को कलर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ इस मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ न्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक बेस कलर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ तो अभी आपको यहाँ पे ये कलर शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हम सॉलिड मोड में है। तो इसके लिए हम सबसे पहले शेडिंग मोड में जाएंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये कलर शो होने लगा। अब हमें यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और फिर से न्यू पे क्लिक करना है और इसके भी बेस कलर को मान लीजिए ग्रीन सेलेक्ट करते हैं। अब हम मॉडिफायर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको मटेरियल इंडेक्स की वैल्यू -1 दिखेगी। तो अगर हम इसे इंक्रीज करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे अभी ये 0 हो चुका है और अभी भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हमें इसे यहाँ पे 1 करना होगा। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे 1 करा तो जितना पार्ट बेवल हुआ था वो सभी ग्रीन कलर का हो चुका है। अब हम इसके अमाउंट को यहाँ पे जितना भी बढ़ाएंगे या घटाएंगे ये उसी हिसाब से उस कलर को मैनेज करेगा। तो मटेरियल इंडेक्स आपका 1 पे ही काम करेगा, उससे नीचे काम नहीं करेगा। इसका यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाके एक कलर चूज करना है और इसके बाद मॉडिफायर्स में जा करके इसके मटेरियल इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ा देना है। तो इस तरीके से हम बेवल हुए पार्ट को मटेरियल इंडेक्स की मदद से कलर कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग पूछते हैं कि बेवल टूल और बेवल मॉडिफायर में डिफरेंस क्या है। तो देखिए बेवल टूल और बेवल मॉडिफायर दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन बेवल मॉडिफायर का यूज करने में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप उसे आगे चल के कभी भी मैनेज कर सकते हैं जब तक आपने इसे अप्लाई नहीं किया है। वहीं अगर आप बेवल टूल की बात करें तो अगर आपने एक बार बेवल टूल का यूज कर लिया तो आप उसे बाद में आगे चल के चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक बेनिफिट होता है मॉडिफायर्स का। तो आज की वीडियो में हमने बेवल मॉडिफायर को डिटेल में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बेवल मॉडिफायर और अरे मॉडिफायर की मदद से एक रूबिक्स क्यूब बनाकर उसे एनिमेट करना सीखेंगे। बाकी अगर आप ब्लेंडर के सारे टूल सिर्फ एक वीडियो में देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और अगर रूबिक्स क्यूब की एनिमेशन वीडियो देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। अगर मन में कुछ सवाल हो या डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।